नमस्कार मित्रों, स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर आपका स्वागत है। आज की कहानी कांटों के पार कहानी श्रृंखला की चौथी कहानी नई राह, नए इम्तिहान, संघर्ष, आत्मसम्मान और मानवीय संवेदनाओं की एक प्रेरक यात्रा है। आइए सुनते हैं एक ऐसा अध्याय, नई राह, नए इम्तिहान, जो सिखाता है कि जीवन की राह में कांटे चाहे जितने हों, हिम्मत और ईमानदारी अंततः अपना रास्ता बना ही लेते हैं। लेखक एवं वाचक नंदलाल भारती। आइए शुरू करते हैं। शाम के 5 बजते ही कार्यालय में दिन भर की भाग दौड़ धीरे धीरे थमने लगी। खिड़कियों से छलकर आती ढलते सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में बिखरी फाइलों पर फैल गई थी। कर्मचारी अपने अपने कागज समेट रहे थे। भानु हमेशा की तरह जल्दी में था। उसने घड़ी देखी और अपना बैग उठाते हुए बोला, मैं चलता हूँ। 5:30 बजे की ट्रेन छूट गई तो आज फिर आगरा पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठाकुरायन ने मुस्कुराकर कहा, कल समय से आ जाना। भानु ने हंसते हुए हाथ हिलाया और तेज कदमों से स्टेशन की ओर निकल गया। कार्यालय में अब केवल बुद्धनाथ और ठाकुरायन रह गए थे। दोनों ने कमरे की खिड़कियां बंद की, मेजों पर कपड़ा डाला और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। रेलवे कॉलोनी की ओर जाते हुए वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। अचानक कई आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। ठाकुरायन ने झुककर एक कंकड़ उठाया तो वे कुछ दूर हट गए। कुछ कदम आगे बढ़े तो टूटी हुई दीवार पर एक काली बिल्ली बैठी दिखाई दी। दोनों को देखते ही वह फुर्ती से दूसरी ओर कूद गई। ठाकुरायन हंस पड़ा, आज तो कमाल हो गया। पहले कुत्ता फिर बिल्ली। लगता है पूरी रेलवे कॉलोनी हमारा स्वागत कर रही है। बुद्धनाथ भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में गहराई थी। दोस्त, उसने धीरे से कहा, जिंदगी में न जाने अभी कितने कांटों के पार जाना बाकी है। चलो जल्दी क्वार्टर पहुँचे, आज बहुत थक गया हूँ। अरे, ठाकुरायन ने उत्सुकता से पूछा, अभी तुमने कांटों के पार कहा, इसका क्या मतलब है? बुद्धनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अभी इतना ही समझ लो कि हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है। हर कठिन रास्ते के उस पार कोई न कोई मंजिल होती है। जीवन में
कांटे भी आते हैं और फूल भी। जो कांटों से डर जाता है वह फूलों तक कभी नहीं पहुंचता। ठाकुरान ने उसकी ओर देखा। उसे लगा जैसे बुद्धनाथ केवल बात ही नहीं कर रहा बल्कि अपने जीवन का अनुभव सुना रहा हो। तुम्हारी बातें बड़ी गहरी होती हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बीता है। बुद्धनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हर संघर्ष अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाता है। कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। बात करते करते दोनों कार्यालय के पीछे बने छोटे से क्वार्टर तक पहुंच गए। यही अतिथि कक्ष भी था और अस्थाई और अस्थाई आवास भी। चलो, ठाकुरान ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अब आराम करो, सुबह फिर नई शुरुआत होगी। शुभ रात्रि दोस्त, शुभ रात्रि। अगली सुबह बुद्धनाथ की आंख सामान्य से कुछ पहले ही खुल गई। नई नौकरी, नया शहर और नए लोग, इन सब के बीच उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। स्नान प्रार्थना के बाद वह समय से कार्यालय पहुंच गया। ठाकुरान पहले से ही वहाँ मौजूद था। वह मेज कुर्सियों की सफाई करवा रहा था। सफाई कर्मचारी फर्श पर पोंछा लगा रही थी। बुद्धनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, सुप्रभात भाई। गुड मॉर्निंग बुद्धनाथ जी, ठाकुरान ने हाथ मिलाते हुए पूछा। रात अच्छी नींद आई? हाँ बिल्कुल, सफर की थकान भी उतर गई। सुबह कहीं घूमने तो नहीं निकल पाए थे। थोड़ी देर टहलने का मन हुआ था, पर शहर नया है, इसलिए ज्यादा दूर नहीं गया। ठाकुरान का चेहरा गंभीर हो गया। यही समझदारी है। ग्वालियर अभी तुम्हारे लिए नया शहर है। चंबल का इलाका यहाँ से बहुत दूर नहीं है। परिस्थितियाँ पहले जैसे नहीं रही, लेकिन अनजान जगह पर सावधानी हमेशा जरूरी होती है। बुद्ध ध्यान से सुनता रहा। यह शहर जितना ऐतिहासिक है, ठाकुरान आगे बोला, उतना ही अपने स्वभाव में अलग भी है। यहाँ लोग अच्छे भी हैं और कठिन भी। इसलिए पहले शहर को समझो, फिर उसके साथ चलो। बुद्धनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दीबाजी करने वालों में से नहीं हूँ। ठाकुरान ने संतोष की सांस ली। अच्छा है, अब चलो आज का दिन शुरू करते हैं। मुझे लगता है आज तुम्हारी मुलाकात साहब से लंबी होने वाली है। बुद्धनाथ ने सहज स्वभाव से सिर है, लेकिन उसके मन में हल्की उत्सुकता भी थी। उसे नहीं पता था कि यह दिन उसके जीवन की दशा बदलने वाले दिनों में से एक बनने जा रहा है। कुछ ही देर में कार्यालय का वातावरण पूरी तरह जीवंत उठा। कर्मचारी एक कर आने लगे। बुद्धनाथ अपनी मेज पर बैठकर पुराने अभिलेखों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि कार्यालय परिचर ठाकुरान ने आकर कहा,
बुद्धनाथ जी साहब ने आपको बुलाया है। उन्होंने तुरंत अपनी डायरी उठाई और जनरल मैनेजर यश उज्जैन के कक्ष की ओर बढ़ गए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। मे आई कम इन सर? यस, कम इन मिस्टर बुद्धनाथ। उज्जैन साहब ने मुस्कुराते हुए सामने वाली कुर्सी की ओर संकेत किया। बैठिए। धन्यवाद सर। उज्जैन साहब ने कुछ क्षण तक उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर अनुभवी शिक्षक की तरह गंभीरता और स्नेहिल अधिकारी की आत्मीयता साथ साथ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले उन्होंने कहा, मैं आपको हमारी कंपनी में शामिल होने पर बधाई देता हूँ। नई जगह, नया दायित्व और नया वातावरण। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। धन्यवाद सर, मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा। मुझे यही अपेक्षा है। उज्जैन साहब बोले। फिलहाल आपकी नियुक्ति अस्थायी है, लेकिन यदि आप ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो अस्थायी होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस कार्यालय में केवल काम नहीं, बल्कि विश्वास भी कमाना पड़ता है। बुद्धनाथ ने गंभीरता से सिर झुका दिया। सर, मैं अपने काम से ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। उज्जैन साहब संतुष्ट होकर मुस्कुराए। अच्छी बात है। अब बताइए, यहाँ के लोगों से आपकी पहचान हुई? जी सर, अभी तक भानु जी और ठाकुरायण जी से ही अधिक बातचीत हुई है। डॉक्टर उज्जैन का चेहरा हल्का गंभीर हो गया। ठाकुरायण मेहनती और सरल स्वभाव का है। उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहाँ तक भानु की बात है, वह बुरा आदमी नहीं है, लेकिन समय का पाबंद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। उसी समय बाहर से घंटी की आवाज सुनाई दी। परिचय ने आकर सूचना दी, सर, भानु जी आ गए हैं, उन्हें भेज दीजिए। कुछ क्षण बाद भानु तेजी से कमरे में आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उज्जैन साहब ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, जब कार्यालय का समय 10 बजे का है, तो 12 बजे आने को तुम क्या कहोगे? भानु चुप रहा। सर, आगरा से रोज आना जाना पड़ता है। रहने के लिए मकान तलाश रहा हूँ। जैसे ही मकान मिल जाएगा, मैं ग्वालियर में शिफ्ट हो जाऊंगा। डॉक्टर उज्जैन साहब का स्वर थोड़ा नरम हुआ। मैं तुम्हारी कठिनाई समझता हूँ, लेकिन अनुशासन से समझौता नहीं किया जा सकता। समय पर आना हर कर्मचारी का पहला कर्तव्य है। जी सर, आगे से पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, सुनिश्चित करो। जी सर। कुछ क्षण बाद उज्जैन साहब ने कहा, अब जाओ और बुद्धनाथ को कार्यालय के काम काज से अच्छी तरह परिचित करा दो।
उन्हें हर फाइल, हर प्रतिक्रिया और प्रत्येक रजिस्टर की जानकारी मिलनी चाहिए। जी सर, दोनों बाहर आ गए। भानु मुस्कुराते हुए बोला, देखा साहब डांटते जरूर हैं, देखा साहब डांटते जरूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। बुद्धनाथ सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगा। दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठे ही थे कि पूजन साहब के कक्ष का टेलीफोन तेजी से बज उठा। उन्होंने रिसीवर उठाया। हेलो पूजन साहब बोल रहे हैं। हेलो, पूजन साहब बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से मुख्य कार्यालय के चीफ स्टेट मैनेजर विजय सिंह की आवाज थी। औपचारिक अभिवादन के बाद पहला प्रश्न आया। दिल्ली से जो नया क्लर्क भेजा गया है, क्या वह ज्वाइन कर चुका है? जी हाँ, डॉक्टर पूजन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसका नाम बुद्धनाथ है। उसने कल ही कार्यभार ग्रहण किया है। दूसरी ओर कुछ क्षण का मौन रहा, फिर धीमे लेकिन अर्थपूर्ण स्वर में कहा गया, उस पर नजर रखिए। सुना है वह ज्यादा पढ़ा लिखा है और लोगों को प्रभावित कर लेता है। ऐसे लोग बाद में ईमेलबाजी भी करने लगते हैं। पूजन साहब ने बिना उत्तेजित हुए उत्तर दिया, मैंने अभी तक उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा। वह शांत, विनम्र और परिश्रमी युवक है। पहले उसे काम करने का अवसर मिलना चाहिए। रिसीवर के उस पार से फिर कुछ निर्देश दिए गए, लेकिन पूजन साहब केवल सुनते रहे। फोन रखने के बाद उन्होंने कुछ देर तक मेज पर रखी फाइलों को निहारा। उनके मन में एक ही विचार उठ रहा था, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके काम से होना चाहिए, न कि उसके बारे में पहले से बना दिए गए पूर्वाग्रहों से। उधर बुद्धनाथ को इस बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। वह पूरे मनोयोग से कार्यालय की फाइलें समझने में लगा था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसके आने के साथ ही कुछ लोगों ने उसके बारे में अपनी धारणाएं बना ली थी। उसे केवल इतना पता था कि जीवन ने उसे एक अवसर दिया है और इस अवसर को अपने परिश्रम और ईमानदारी और धैर्य से सफल बनाना चाहता था। यहीं से उसके जीवन का एक नया संघर्ष होने वाला था। चीफ स्टेट मैनेजर का फोन समाप्त होने के बाद भी डॉक्टर एस पूजन कुछ देर तक कुर्सी पर शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिखाई पड़ रहा था, किंतु मन में अनेक विचार एक साथ उमड़ रहे थे। विश्वविद्यालय में अध्यापन के वर्षों ने उन्हें यह सिखाया था कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म, जाति या परिचय से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से किया जाना चाहिए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। कार्यालय परिसर में बुद्धनाथ बड़ी तन्मयता से पुरानी फाइलें देख रहा था।
कभी वह नोट्स बनाता, कभी किसी रजिस्टर के पन्ने पलटता और बीच बीच में ठाकुरायन से विनम्रता से जानकारी पूछ लेता। उसके व्यवहार में सीखने की ललक साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय भानु मुस्कुराते हुए उसके पास आया। कैसा लग रहा है नया दफ्तर? बहुत अच्छा, बुद्धनाथ ने उत्तर दिया। यहाँ सब लोग सहयोग कर रहे हैं। भानु ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हर आदमी की पहचान हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, यहाँ काम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है लोगों को समझना। बुद्धनाथ ने उसकी ओर देखा। मुझे विश्वास है कि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भानु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काश हर दफ्तर ऐसा सोचता। इसी बीच ठाकुरायन चाय लेकर आया। तीनों ने एक साथ बैठे। कार्यालय की औपचारिकता कुछ देर के लिए मित्रता में बदल गई। ठाकुरायन बोला, बुद्धनाथ जी, यहाँ काम का दबाव तो है, लेकिन डॉक्टर कुज्जन जैसे अधिकारी मिल जाए तो आदि कठिनाइयाँ अपने आप कम हो जाती हैं। मैंने भी यही अनुभव किया है, बुद्धनाथ ने कहा। उनके व्यवहार में अपनापन है। ठाकुरायन ने धीमे स्वर में कहा, आपको शायद पता नहीं है, साहब पहले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। सामाजिक न्याय के प्रश्न पर उन्होंने कई बार प्रशासन से टकराव मोल लिया। एक मेधावी अनुसूचित जाति के छात्र को जानबूझकर कम अंक दिए गए थे। वह मानसिक पीड़ा सह नहीं सका और उसने आत्महत्या कर ली। उस घटना ने साहब को भीतर तक झकझोर दिया था। भानु ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में आंदोलन चलाया। एक सप्ताह तक भूख हड़ताल की। अंततः छात्र की पुस्तिका दोबारा जांची गई। सच सामने आया, छात्र वास्तव में उत्कृष्ट था। दोषी प्राध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हुई। उसी दिन से कुज्जन साहब अनेक वंचित विद्यार्थियों के लिए आशा का नाम बन गए। बुद्धनाथ ध्यान से सुनता रहा। उसके मन में डॉक्टर कुज्जन के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दोपहर तक उसने कई फाइलें व्यवस्थित कर ली। कुज्जन साहब मेरे निरीक्षण के लिए बाहर आए। उन्होंने बिना कुछ कहे फाइलें देखी, फिर संतोष से बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काम में साफ सुथरापन और अनुशासन दिखाई देता है, इसी तरह लग रही है। धन्यवाद सर, याद रखिए, कुज्जन साहब ने कहा। ईमानदार कर्मचारी की सबसे बड़ी पूंजी उसका काम होता है। लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन उसका कार्य स्वयं उसकी गवाही देता है। इन शब्दों ने बुद्धनाथ के भीतर नया आत्मविश्वास भर दिया। शाम होने लगी थी। कार्यालय का कार्य समाप्त होने पर कर्मचारी अपने अपने घर लौटने लगे। बुद्धनाथ ने खिड़की से बाहर डूबते सूर्य को देखा।
उसे लगा मानो जीवन का एक नया अध्याय सचमुच आरंभ हो चुका है। उसे यह नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में उसे केवल दफ्तर का काम ही नहीं बल्कि पूर्वाग्रह, भेदभाव और मानसिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। उसके सामने केवल एक लक्ष्य था, अपने परिश्रम और ईमानदारी से स्वयं को सिद्ध करना। संध्या धीरे धीरे ग्वालियर की सड़कों पर उतर रही थी। कार्यालय का काम समाप्त हो चुका था। कर्मचारी अपने अपने घरों की ओर जा चुके थे। बुद्धनाथ भी दिन भर की कार्य व्यवस्थित कर अपनी मेज साफ कर रहा था कि तभी डॉक्टर पूज्य ने अपने कक्ष से बाहर निकलकर उसे आवाज दी, बुद्धनाथ, 1 मिनट। जी सर। आज का दूसरा दिन था, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा सर, नया वातावरण है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आप सबका सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उज्जैन साहब मुस्कुराए, यही आत्मविश्वास बनाए रखना। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते देख प्रसन्न होंगे, कुछ असहज भी होंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे उत्तर केवल तुम्हारा काम होना चाहिए। बुद्धनाथ ने गंभीरता से कहा, सर, मैं केवल ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। डॉक्टर पूज्य साहब बोले। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, प्रतिभा को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो देर भले लगे, सफलता अवश्य मिलती है। इन शब्दों ने बुद्धनाथ के मन पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों कार्यालय से बाहर निकले। आकाश में सांझ की लालिमा विस्तार ले रही थी। दूर रेलवे लाइन पर एक रेलगाड़ी किसी की सुनाई दी। उसी क्षण भानु भी स्टेशन जाने की जल्दी में बाहर निकला। चलता हूँ, उसने हंसते हुए कहा, कल फिर मिलेंगे। सुरक्षित पहुँचना, बुद्धनाथ ने उत्तर दिया। भानु चला गया। ठाकुरायन ने कार्यालय का मुख्य द्वार बंद किया और ताला लगाते हुए बोला, चलो दोस्त, आज का दिन भी समाप्त हुआ। दोनों रेलवे कॉलोनी की ओर बढ़ने लगे। हवा में हल्की ठंडक थी। रास्ते भर दिन भर की घटनाओं पर चर्चा होती रही। ठाकुरायन ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो ग्वालियर थोड़ा अपना अपना सा लगने लगा होगा। बुद्धनाथ ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, शहर से ज्यादा लोग अपने लगे हैं और साहब, वे केवल अधिकारी नहीं हैं। बुद्धनाथ बोला, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो किसी कर्मचारी को उसके पद या जाति से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से
पहचानते हो। ठाकुरायन ने सहमत में सिर हिलाया। इसलिए हम सब उनका सम्मान करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों कुछ देर के लिए रुक गए। सामने अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज पर बिखरी हुई थी। बुद्धनाथ ने उन्हें देखते हुए कहा, प्रकृति हमें रोज एक संदेश देती है। सूर्य डूबता है लेकिन हारता नहीं, अगले दिन फिर नई ऊर्जा के साथ लौटता है। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। ठाकुरायन मुस्कुराया। लगता है कांटों के पार का अर्थ अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। बुद्धनाथ ने उसकी ओर देखा। कांटे केवल रास्ते में नहीं होते दोस्त, वे विचारों में भी होते हैं, व्यवस्था में भी होते हैं, रिश्तों में भी और समाज में भी होते हैं। जो उनसे लड़ना सीख जाता है वही मंजिल तक पहुंचता है। ठाकुरायन कुछ क्षण तक मौन रहा। उसे लगा जैसे बुद्धनाथ अपने जीवन का सार एक ही वाक्य में कह गया हो। दोनों क्वार्टर पहुंच गए। रात गहरा चुकी थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। वातावरण शांत था, पर बुद्धनाथ के भीतर विचारों का एक नया संसार जाग चुका था। उसने अपनी डायरी निकाली और दिन भर की घटनाएं लिखने लगा। उसने लिखा, जीवन अवसरों से नहीं संघर्षों से बनता है। अवसर तो बहुतों को मिलते हैं, लेकिन संघर्षों के बीच जो अपने चरित्र को बचाए रखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। डायरी बंद करते हुए उसे डॉक्टर गुर्जर के शब्द फिर याद आए, प्रतिभा को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। इन शब्दों ने उसके भीतर एक नया संकल्प जगा दिया। उसे विश्वास हो चला था कि जीवन की राह चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, यदि मन में सत्य, परिश्रम और आत्मसम्मान जीवित रहे तो हर कांटे के उस पार एक नया सवेरा अवश्य मिलता है। उस रात ग्वालियर की शांत हवा में केवल एक युवक नहीं सोया था, उसके भीतर एक स्वप्न जाग चुका था। अन्याय से समझौता न करने का, स्वयं को सिद्ध करने का और संघर्षों के बीच भी मनुष्यता को जीवित रखने का। ये स्वप्न आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला था। मित्रों, आप सुन रहे थे कांटों के पार का चौथा अध्याय। यदि कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही प्रेरक और संवेदनशील कथानकों के लिए स्टोरी बाय नंदलाल भारती को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ नंदलाल भारती। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।